देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन व्यक्ति स्थान x से स्थान y तक चलते हैं। तीन व्यक्ति है जो स्थान x से स्थान y तक चलते हैं, उनकी गति का अनुपात 5:6:8 है। तो y तक पहुंचने में उनके द्वारा दिया गया समय का अनुपात बताना है। तो मतलब इसने बताया तीन व्यक्ति है, स्थान x से स्थान y पे जा रहे हैं, तो उनकी गति का अनुपात दे रखा है 5:6:7। तो उनकी जो स्पीड है, गति का रेशियो क्या दे रखा है 5:6:8। तो हमें क्या बताना है उसकी, तो हमें बताना है y तक पहुंचने में उनके द्वारा लिया गया समय। तो हमें समय का अनुपात बताना है। हमेशा याद रखना, अगर हमें गति का रेशियो दे रखा है और हमसे पूछ रहा है समय का रेशियो, तो समय का रेशियो करने के लिए हम उसका उल्टा कर देंगे। समय का रेशियो निकालने के लिए जो गति का रेशियो है, उस गति के रेशियो को उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे कर देंगे, जैसे ये 5 है, 5 को छोड़ के जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, वो हमारा टाइम आ जाएगा। 5 को छोड़ दो, बच गया कितना 6 और 8, 6 8 48, तो कितना बच गया 48। तो अब 6 है, 6 स्पीड है, तो 6 को छोड़ के जो दूसरे बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 8 40, तो कितना आ गया 40। तो 8 है अब स्पीड, तो 8 को छोड़ के जो बच गया उसको लिख दो। 6 5 6 5 अंक 30 आ गया। अब इसको काट दो, जिससे कटता हो। किससे कट जाएगा ये कट जाएगा 2 से, 2 24 जा, 2 20 जा और 2 15 जा। तो रेशियो क्या आ गया 24:20:15। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 15वां क्या कह रहा है। 15वां बोल रहा है कि ABC क्रम से 12, 15 और 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। मतलब A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, C उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वह एक दोहराए जाने वाले पैटर्न में काम करता है। एक दोहराए जाने वाले पैटर्न में काम करता है, जैसे A और B पहले दिन एक साथ काम करते हैं। पहले दिन A B काम करते हैं, B और C दूसरे दिन काम करते हैं, B और C दूसरे दिन काम करते हैं। ठीक, फिर तीसरे दिन C और A काम करते हैं और फिर यह चक्र चौथे स्थान से दोहराया जाता है। फिर चौथे स्थान से वो आ जाता है। तो इस पैटर्न का पालन करते हुए उन्हें पूरा काम करने में कितने दिन लगे। मतलब ये बताया है A जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, C उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। फिर क्या हुआ, इन्होंने काम स्टार्ट किया, A B ने पहले दिन काम किया, B C ने दूसरे दिन काम किया और C A और A ने तीसरे दिन काम किया। फिर वो काम दोबारा स्टार्ट हुआ, पहले A B, फिर चौथे दिन A B ने काम किया, फिर 5वें दिन B C ने, फिर C A ने। मतलब ऐसे अल्टरनेट डेज पे ये दोनों काम कर रहे हैं। तो हमें बताना कितने दिन में काम खत्म कर दें। अब देख, A जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, C किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। तो अब इसका हमें एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना काम है टोटल। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 12 15 20 का, क्या आ जाएगा 12 15 और 20, क्या एलसीएम आएगा 2 6 12 15, 2 10 जा, 2 3 15, 2 5 जा, 3 से काट दो, 3 5 15 5, तो 5 एकम 5, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। क्या टोटल काम कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया टोटल। अब टोटल वर्क को टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में उन्होंने कितना काम किया। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना बचेगा 5। तो A ने एक दिन में कितना काम किया 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना बचेगा 4। तो B ने एक दिन में कितना काम किया 4। अब 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना बचेगा 3। तो C ने एक दिन में कितना काम किया 3 काम किया। अब देख, अब फिर इन्होंने बोला पहले दिन A B ने काम किया, फिर दूसरे दिन B C ने, फिर तीसरे दिन C A ने। तो इन्होंने 3 दिन में मिलकर कितना काम कर लिया, 3 डेज़ में कितना काम कर लिया। तो मिलकर A B ने किया पहले दिन 5 + 4 9 काम कर लिया। दूसरे दिन B C ने किया कितना कर लिया 4 3 7, तो 7 काम हो गया। तीसरे दिन C और A ने 5 3 8, तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया 9 7 16 16 8 24, तो कितना काम कर लिया 24 काम कर लिया। अब क्या करेंगे 60 के पास पहुँचाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन गया 24 दूनी 48। तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना बन गया 3 दूनी 6। मतलब 6 दिन में कितना काम हो गया 48। 6 दिन में काम हो गया 48 और हमें काम करवाना है 60, तो कितना काम बच गया 12। अब क्या करेंगे, अब कौन करेगा काम, अब 6 दिन का तो काम होगा, अब बारी आएगी किसकी A B के करने की। तो A B कितना काम कर लेंगे, दोनों A B मिल के 5 + 4 9 काम कर लेंगे एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में कितना काम होगा, 7 दिन में काम हो गया 48 और 9 57। अब काम कितना बच गया 3।
अब काम कितना बच गया, 3 काम कितना करवाना है, 3 काम करवाना है। अब कौन काम करेगा, बी और सी। तो बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी सी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। हमें निकालना है 3 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। तो मतलब जब 3 यूनिट काम निकालना है तो काम को पहले लिखना है। मतलब अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 यूनिट काम जो है कितने दिन में होगा, 1 दिन में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 1/7। तो 3 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, 3/7 दिन में। तो 3 जो काम होगा कितने दिन में होगा, 3/7 में। मतलब 7 दिन ये और 3/7 ये। तो कितना बन गया आंसर, 7 सही 3/7, 7 सही 3/7। तो 7 दिन ये और 3/7 ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 3/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 7 सही 3/7, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 साझेदार हैं, 3 साझेदारों ए, बी और सी ने एक निश्चित वर्ष में अपने संयुक्त व्यवसाय में 57,000 का लाभ कमाया। मतलब 3 साझेदार हैं जिसने एक निश्चित वर्ष में कितना लाभ कमाया, 87,000 का लाभ कमाया। तो फिर फर्म ने 20% कर का भुगतान किया। फिर इन्होंने फर्म ने कितने का भुगतान कर दिया, 20% टैक्स दे दिया, 20% का भुगतान कर दिया। ठीक है, 20% कर दे दिया। ठीक, तो फिर बताना शेष लाभों को ए, बी, सी द्वारा किस 5-3-2 के अनुपात में साझा किया गया। फिर जो लाभ बच गया उस लाभ को उन्होंने किस में साझा किया, 5:3:2 में के अनुपात में किया। तो हमें बताना है ए और सी द्वारा प्राप्त लाभ के बीच अंतर क्या है। तो हमें ए, सी के द्वारा जो लाभ मिला है, इन दोनों का डिफरेंस का, इन दोनों का किसका, इन दोनों का ए और सी का जो लाभ है उनके बीच के अंतर बताना है कितना होगा। मतलब मान ले ए बी सी का रेशियो है 5:3:8, तो हमें किसका बताना है, ए और सी का जो लाभ है उसका अंतर बताना है। ए और सी में कितना, 5 और 2 कितना अंतर आ जाएगा, 3। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देख कैसे करेंगे। पहले तो ये देख 87,000 लाभ था, 87,000 लाभ था तो उस पर 20% टैक्स दे दिया। कितना टैक्स दे दिया, 20%। तो जब 20% टैक्स दे दिया तो उनके पास लाभ कितना रह गया, 80%। तो हम 80% की वैल्यू निकाल दें। जो ये 87,000 है पूरा लाभ है, पूरे 100% का लाभ होगा। तो 100% लाभ की तो वैल्यू दे रखी है। तो 100% लाभ की वैल्यू कितनी है, 87,000। तो 1% लाभ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87,000 अपॉन 100 कितना बच गया, 870। तो 1% की वैल्यू आ गई 870। अब इसने कहा है 20% टैक्स दे दिया तो लाभ कितना रह गया, 80%। तो 80% की वैल्यू निकाल लेंगे हमसे। 870 × 80 क्या बन जाएगा, 6,96,000। तो 6,96,000 हमारा क्या बच गया, बचा हुआ लाभ बच गया। ठीक है, और हमें जो लाभ दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है एबीसी का, 5-3 और 2 का रेशियो। तो टोटल लाभ कितना है, 5-3 8, 8 + 2 10। तो 10 यूनिट टोटल लाभ है और हमें क्वेश्चन में दे रखा कितना लाभ है, 6,96,000। तो 10 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 6,96,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 6,96,000 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, 59,600, 59,600 बच गया। अब ये कह रहा है ए सी का जो लाभ है उसका अंतर बताना है। तो ए में लाभ 5 है, सी में लाभ 2 है, तो इसका अंतर 3 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 59,600। तो 3 यूनिट की क्या आ जाएगी, 59,600 × 3 क्या बन जाएगा, 20,880। 20,880 कौन सा, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, मतलब बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जिसमें 32% अशुद्धियाँ जैसी कि मिट्टी और पत्थर कण होते हैं। मतलब उसमें से जो 32% अशुद्धियाँ हैं जिसमें मिट्टी और पत्थर के कण होते हैं, जिन्हें अयस्क को शुद्ध करने के लिए हटा दिया गया। मतलब फिर उन चीज़ों को जो अशुद्ध चीज़ है उनको हटा के बिल्कुल शुद्ध बना दिया। तो शेष सामग्री का 45% शुद्ध एल्यूमिनियम है। जो बची हुई सामग्री है उसमें 45% शुद्ध एल्यूमिनियम है। तो यदि एक वर्ष में खनन किए गए बॉक्साइट से निकाले गए शुद्ध एल्यूमिनियम की मात्रा, जो एक वर्ष में जो खनन से जो बॉक्साइट है उसमें निकालने वाली जो शुद्ध एल्यूमिनियम है वो कितनी है, 5,27,850 किलोग्राम है। तो उस वर्ष खदान में प्राप्त बॉक्साइट की कुल मात्रा कितनी होगी, कुल मात्रा बतानी कितनी होगी टन में, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है हमें। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो एल्यूमिनियम है, जो हमें शुद्ध एल्यूमिनियम है वो कितना है, 5,27,000।
तो 5,27,850 क्या है, शुद्ध एल्यूमिनियम है। और हमें बता रखा है जो शेष सामग्री का है 45% शुद्ध एल्यूमिनियम है। तो 45% की वैल्यू दे रखी है 5,87,000, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 5,87,000 अमाउंट 45। ठीक है, तो ये अभी हमारे 1% की वैल्यू। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की क्या वैल्यू निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 11,73,000। कितना, 11,73,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 11,73,000। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इसने बोला है जो टोटल आ गया, इस टोटल में से 32% इम्प्योरिटी है। पर जो हमारा ये आया है ये तो बिल्कुल शुद्ध आया ना, तो 32% इम्प्योरिटी है, शुद्ध कितना बच गया, 100% में से 32 इम्प्योरिटी है, तो बच कितना गया, 68%। तो 68% शुद्ध होगा, तो 68% की वैल्यू बन गई हमारी 11,73,000। तो यहाँ से 1% यूनिट की वैल्यू आ गई 11,73,000 अपॉन 68। तो हमें कह रखा है पूरे की वैल्यू बताओ, मतलब हमें बताना उस वर्ष की खदान की प्राप्त मात्रा बताने, टोटल मात्रा बताने। तो टोटल होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,25,000। कितना, 17,25,000। मतलब टन में बताना है तो कितना आ जाएगा, टन में कैसे लिख सकते हैं, 1725 टन, 1725 टन आंसर है। मतलब क्वेश्चन में दोबारा देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक बॉक्साइट एल्यूमिनियम है जिसमें से 32% अशुद्धि है। तो जो अशुद्धि है मिट्टी और पत्थर के कण हैं, तो उसको हटा दिए, तो उसमें से शुद्ध सामग्री बच गई। वो शुद्ध सामग्री कितनी बच गई, 45%। और क्वेश्चन में बता रखा है शुद्ध सामग्री कितनी है, 5,27,850। और हमें कुल मात्रा निकालनी है उस खदान में, कुल मात्रा मतलब 100% की वैल्यू नहीं। क्वेश्चन में 45% शुद्ध है, तो 45% की वैल्यू कितनी दे दी, 5,27,850। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दी हमने, 1% की वैल्यू निकाल दी इतनी। तो यहाँ से मैं फिर यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई। तो अब हमें पता है ये जो ये शुद्ध आया है, तो उस शुद्ध के हम 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम 100 निकालते हैं, मतलब टोटल निकालते हैं। टोटल कितना है, टोटल होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दी, वो कितने आ गई, ये आ गई 11,73,000। ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई। तो उस टोटल वैल्यू में फिर ये बता रहा है 32% इम्प्योरिटीज़ है, 32% क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। पर ये जो हमारा निकला है वो शुद्ध निकला है। जब 32 इम्प्योरिटी है तो शुद्ध कितनी होगी, 100 - 32 कितना बन जाएगा, 68। तो 68% की वैल्यू दे रखी है ये। तो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू निकाल दी ये डिवाइड करके इससे, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, टोटल पूछ रहा है, तो 100% निकाल देंगे ऐसे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185,193 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 185,193 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आसान तरीका करने का ये है कि या तो आपका इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो घनमूल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी हमें ऑप्शन है, ऑप्शन का लास्ट उठाओ। घनमूल का मतलब 3 क्यूब रूट करना होता है, मतलब तो उसमें घनमूल का मतलब है 3 बार करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो जो भी हमें ऑप्शन है, ऑप्शन का जो लास्ट वर्ड है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर लास्ट का 3 बन गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट का 3 बन गया वही हमारा आंसर। जैसे 63 है, 3 उठाया लास्ट का, तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 कितना बन जाए, 3 × 9 = 27, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब 57 है, लास्ट में 7 है, तो 7 × 7 × 7 करेंगे, कितना बन जाएगा, 7 × 7 = 49, लास्ट में 7, 9 × 7 = 63, लास्ट में 3 बन रहा है, तो लास्ट में 3 है, तो मतलब ये 63 हो सकता है, सॉरी 57 हो सकता है। अब 53 लास्ट में 3 है, तो 3 करेंगे, लास्ट में 3 नहीं आएगा, तो ये भी गलत। ये 7 है, तो 7 का करके देखें, 7 × 7 × 7 क्या बन जाएगा, 7 × 7 = 49, 9 रह गया, 9 × 7 = 63, इसमें भी 3 आ रहा है। तो हमारे पास 2 बच गए, 47 और 57, 2 बच गए। अब 57 जो है, इस 57 को अब 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 57 × 57 × 57, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आ गया तो ये आंसर है। अगर नहीं आया तो हमारा फिर आंसर होगा 47। तो इसका आंसर जो है 57 है। ठीक है, मतलब आप इसको पूरा भी ना करो, एक काम करो, 57 है, जैसे 57 का करके देखना है कि 57 है नहीं है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 57 × 57 कर लो, लास्ट वाले का पता चल जाएगा। जैसे ये इसकी करो इससे साथ, 7 × 7 = 49, 9 बच गया, लास्ट में 9 है। तो इस क्वेश्चन में देख लो 3 के बाद अगर 9 आ रहा है, क्योंकि 3 का तो हम चेक कर चुके हैं,
तो 3 के बाद अगर 9 आ रहा है तो वो हमारा आंसर है। तो 9 आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में 9 आ रहा है तो बिल्कुल यही आंसर होगा। ठीक है, मतलब इस चीज़ को आप पूरा कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक समूह के 2 खंड ए और बी क्रम से 22 और 44 छात्रों से मिलकर बना है। मतलब एक समूह के 2 खंड बने ए और बी जिसमें 22 और 44 छात्र से मिलकर बने। खंड ए का औसत वजन दे रखा है 40 किलोग्राम और खंड बी का औसत वजन दे रखा है 36 किलोग्राम। तो पूरे समूह का औसत वजन बताना है हमें। पूरे समूह का क्या बताना है? औसत कैसे निकालते हैं? टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल संख्या नीचे। तो टोटल सम कैसे निकालते हैं? जितना औसत की गुणा कर दो जितने भी नंबर हैं। अब देख 22 छात्र है और खंड ए के 22 छात्र है, खंड ए का औसत कितना 40, तो 40 की गुणा कर दी 22 से, प्लस में खंड बी में छात्र 44 और औसत है उसका 36, तो 44 के मल्टीप्लाई करते 36 अपॉन में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने? 22 प्लस 44 लिख देंगे। तो 40 इंटू 22 कितना आ गया? 880 प्लस 44 इंटू 36 आ जाएगा 1584। तो 22 प्लस 44 बन गया 66। तो इनको ऐड करेंगे वो बन जाएगा 24 अपॉन में 66। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 37.33। इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक बंद बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 पैसे पर डेसीमीटर की दर से रंगने की लागत 431.2 रुपये। मतलब एक बंद बेलनाकार टंकी है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को किस दर से लगाया? 80 पैसे पर डेसीमीटर के हिसाब से लगाया और जिस पे लागत लगी है 431.20 रुपये। तो यदि ऊंचाई आधार की त्रिज्या 6 गुना है, मतलब जो उसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या की 6 गुना है, मतलब ऊंचाई मतलब हाइट जो है उसके 6 गुना के बराबर है, 6r के बराबर है, तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन बताना है। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है और यहाँ पे हमें h की वैल्यू पता है, हमें r की वैल्यू नहीं पता। तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो वो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो इन्होंने बता रखा है कि जो इन्होंने उस क्षेत्रफल पे जो रंग किया है तो रंग का रेट बता रखा है। और रंग किस पे करते हैं? रंग करते हैं मतलब रंग जो है पूरे बेलनाकार पे होगा, पूरा बेलनाकार पे। इसका मतलब है उसने पूरा उसका क्या निकाला होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा। तो क्योंकि उसने पूरे बेलन पे तो कलर किया है ना, कोई जगह नहीं बची होगी, तो मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा। तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 431.20। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच इंटू 431.2। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर प्लस एच की वैल्यू दे रखे 6r इंटू में 431.20 रुपये दे रखे। किस क्या दे रखे? 431.20 रुपये दे रखे। तो क्वेश्चन में बता रखा है जो रेट दे रखा है वो 1 डेसीमीटर का पे कितने रुपए का दे रखा है? 80 पैसे पे। तो ये हमारा क्या दे रखा है? रेट दे रखा है। इस रेट से हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए जो इसने ये दे रखा है 1 डेसीमीटर में कितने रुपए लग रहे हैं? 80 पैसे। और टोटल रुपए है इतने। तो अगर हम टोटल रुपए को 1 डेसीमीटर में जितने पैसे लग रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। टोटल रुपए में से 1 डेसीमीटर का रुपए को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका पूरा क्षेत्रफल क्या है। तो 431.20 को हमने 80 पैसे से डिवाइड करे, पर ये 431 क्या है? रुपए में, ये पैसे में। तो 431 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? रुपए से पैसे में। तो पैसे में कैसे बनाएंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 539। कितना आ गया? 539। तो हमारे पास क्या बन गया? तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 r का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू ये 11 से कट जाए, 11 दूनी जा 11 से कट गया तो 49 पे। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49/4। तो यहाँ से r की वैल्यू का मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 49 का क्या होता है? 7 अपॉन में 4 का क्या होता है? 2, 7/2। r की वैल्यू आ गई 7/2। हमें निकालना क्या? आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच। तो पाई कितना है? 22/7। r कितना है? 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2। एच कितना निकाला था हमने? 6r। तो 6 इंटू r कितना? 7/2। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके कितना आ जाएगा? 808.50 डेसीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। या तो इसको क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है इस टाइप का क्वेश्चन करने का। आपको कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर हमें पाई की वैल्यू कुछ भी पूछ रहा हूँ मैं, मतलब
कुल क्षेत्रफल पूछ रहा हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा हो, या पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा हो, या कुछ भी पूछ रहा हो, अगर हमें पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो हम सीधा ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। जोन सा 11 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला ही हमारा 11 का मल्टीपल होगा, चेक करके देख लो। या मतलब कोई सा भी क्वेश्चन है उसको 11 का मल्टीपल देख लो उठा के। या अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, अगर पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3.14 दे रखी है, उस केस में जो है हम फिर 11 का मल्टीपल नहीं देखते, उसमें हम 11 का मल्टीपल नहीं देखते, उसमें हम दूसरी चीज़ देखते हैं जो हमें दूसरी चीज़ गिवन होती है, मतलब तो दूसरी चीज़ दे रखी होती है ना, उसका मल्टीपल देख लेते फिर, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ 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 मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाऊंगा, दोबारा इस चीज़ को करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।